दुश्मनों के नरगे में गिरे हुए एक नौजवान की दास्तान शुजाअत, जिसके लिए नामूसे वतन की हिफाजत नकदे जान से बढ़कर अजीज थी। ये एक ऐसे नौजवान की हंगामा खेज जिंदगी की सरगुज़िश्त है जो अपने मुल्क की सरहदों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए दुश्मन मुल्क के शातिर हिंदुओं की साजिशों को नाकाम बनाता रहा, दुश्मनों को नाकू चने चबवाता रहा। साजिशी जहन रखने वाले हिंदुओं को उनकी गासिबाना फितरत की फसल काटनी पड़ी। आग जलती रही, खून उबलता रहा और वो अपनी मुजाहिदाना शान से आगे बढ़ता रहा। जो हाथ उसकी जानिब बढ़ा कट के रहा। दुश्मनों की हर चाल खुद उन्हीं के लिए शहमात बनी। मोहतरम जनाब इकबाल काज़मी साहिब के कलम से निकला एक शाहकार नावल सरफरोश मुजाहिद अंगारे। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही नई किस्त अपलोड की जाए फौरन आप तक पहुंच जाया करे। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। मैं गहरी नजरों से उसका जायजा ले रहा था। मेरे और उसके दरमियान 8-10 फुट का फासला था। रिवॉल्वर उसके हाथ में था। अगर मैं उस पर छलांग लगाता तो वो ट्राइगर दबा देता और गोली मुझे उस तक पहुंचने से पहले ही ढेर कर देती। अब सूरत हाल ये है। जगल बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए बोला, मेरे अलावा किसी और को इस कड़े के बारे में इल्म नहीं है। गार्ड की लाश के हाथ में ये कड़ा देखते ही मैंने पहचान लिया था और किसी को बताए बगैर इस तरफ चला आया। तुम लोग कौन हो मैं ये नहीं जानता, लेकिन साधुओं के बेस में यहाँ किस मकसद से आए थे वो अब समझ चुका हूँ। अब तुम लोग मेरे रहमो करम पर हो। मैं अगर चाहूँ तो अभी तुम दोनों के बेजे उड़ा दूं या तुम्हें कैंप में ले जाऊं और उसके बाद जो कुछ होगा उसका तुम अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन वो खामोश होकर सीता की तरफ देखने लगा। लेकिन क्या? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। वैसे मैं उसका मतलब समझ गया था। हम जिस पेशे से वाबस्ता हैं उसमें इस किस्म के वाकयात होते रहते हैं। जगल ने कहा। उसकी नजरें बदस्तूर सीता पर मरकूज थीं, जिसने अपनी चादर कुछ और नीचे गिरा दी थी। उस कैंप में अगरचे चंद लाशें गिर गई हैं या बमों के चंद धमाके हुए हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मैं जानता हूँ कि इन दुर्घटनाओं का जिम्मेदार कौन है और मैं ये सब कुछ नजरअंदाज करने को तैयार हूँ। लेकिन क्या महाराज? मैंने जल्दी से कहा। अगर ये देवी जी चाहें तो। उसका लहजा मानी खेज था और उसका मतलब हमारी समझ में आ गया था। मैंने सीता की तरफ देखा। वो भी उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। लेकिन अगर तुम लेकिन वेकिन के चक्कर में पड़ गई तो बहुत कष्ट उठाओगी। जगल ने सीता की बात काट दी। तुम जानती हो तुम लोगों से कितना संगीन जुर्म हुआ है। कई लोग तुम लोगों के हाथों मारे गए हैं। आधा कैंप तबाह हो गया है। 3 इसराइली तुम लोगों के हाथों मारे गए हैं। इसराइल से भारत सरकार के ताल्लुकात बिगड़ने का अंदेशा है। तुम अंदाजा लगा सकती हो कि तुम दोनों का क्या हशर हो सकता है। वो एक लम्हा को खामोश हुआ, फिर बोला, लेकिन मुझे इससे गर्ज नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। सिक्योरिटी इंचार्ज की हैसियत से मेरी नौकरी बल्कि मेरी जिंदगी भी खतरे में पड़ गई है। लेकिन मैं ये सब कुछ भूलने को तैयार हूँ। मैं सिर्फ 2 बातें चाहता हूँ। एक ये कि मुझे मंदिर से कैंप तक का खुफिया रास्ता बता दिया जाए और दूसरे ये लड़की मेरे साथ कुछ वक्त गुजारे। महाराज 1 मिनट। उसने हाथ उठाकर मुझे खामोश कर दिया। मैं नहीं जानता तुम लोग कौन हो, लेकिन वो नहीं हो जो अपने आप को जाहिर कर रहे हो। तुम लोगों की वजह से नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। हमारे इसराइली दोस्त आज वापस जा रहे हैं। कैंप को दोबारा सेट करने में महीनों लग जाएंगे, लेकिन मैं ये सब कुछ नजरअंदाज करने को तैयार हूँ। ठीक है मिस्टर जगल। मुझसे पहले सीता बोल पड़ी। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूँ। वो उठकर खड़ी हो गई और उसने अपने ऊपर से चादर उतार कर एक तरफ फेंक दी। महावीर, इसे तहखाने का रास्ता बता दो और अब जो कुछ भी होगा तहखाने ही में होगा। जगल की आंखें चमक रही थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं भी उठकर खड़ा हो गया और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। ये थी हिंदू जहनियत। हमारे हाथों उनके कई आदमी मारे गए थे। कैंप तबाह हो गया था। इसराइल से समझौता खतरे में पड़ गया था और जगल अपनी हवस की प्यास बुझाने की खातिर ये सब कुछ भूल जाने को तैयार था। कौम परस्ती ने हवस के आगे घुटने टेक दिए थे। अगर उनमें हुब्बुल वतनी का जज्बा होता तो अब तक कश्मीर का भी फैसला कर चुके होते। लेकिन 54 साल से अपनी इस गंदी जहनियत की बदौलत ये कश्मीर में भी मार खा रहे थे और मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन कश्मीर उनके चुंगल से जरूर आजाद होगा। चलो महाराज। मैंने हाथ से बाहर की तरफ इशारा किया। हम कमरे से बाहर आ गए। सीता ने उसके आतिशे शौक भड़काने के लिए एक कंधे पर से चोली की डोरी सिरका दी। उसकी तरफ देखते हुए जगल की आंखों की चमक कुछ और गहरी हो गई। मैंने बाहर निकलते हुए टॉर्च ले ली थी। सीढ़ियों वाले कमरे में आकर मैंने रेत साफ करके फर्श पर कंक्रीट का ब्लॉक हटाकर
गड़े के अंदर वो हुक खींच लिया। जगल बड़ी दिलचस्प नजरों से ये सब कुछ देख रहा था। दीवार शक हो गई। मैं उठकर जल्दी से अंदर दाखिल होकर दीवार के साथ इस तरह खड़ा हो गया कि जगल अंदर दाखिल हो तो दीवार के साथ सीढ़ियों पर पड़े हुए पिस्तौल को ना देख सके। मेरे बाद जगल अंदर दाखिल हुआ। रिवॉल्वर अब भी उसके हाथ में था। उसके पीछे सीता थी। ख्याल से महाराज आगे सीढ़ियां हैं। मैंने सीढ़ियों पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए कहा। जगल मोहतात अंदाज में 2 सीढ़ियां नीचे उतर गया। सीता उसके पीछे थी। उसने अचानक ही जगल के कुल्हों पर जोरदार लात रसीद कर दी। जगल चीखता हुआ सीढ़ियों पर लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। सीता ने बड़ी फुर्ती से मुड़कर दीवार के करीब रखा हुआ पिस्तौल उठाया और पे दर पे ट्राइगर दबाती चली गई। तहखाना फायरिंग और जगल की चीखों से गूंज उठा। मैं जगल को टॉर्च की रोशनी के हल्के में लिए हुए था। जगल मरा नहीं, जख्मी हुआ था और वो उठकर एक तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। सीता ने एक बार फिर ट्राइगर दबा दिया। इस मर्तबा इत्तफाक से गोली जगल की खोपड़ी में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ, मैं कहते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गया। सीता वहां रुकने की बजाय मेरे पीछे आ गई थी। मैंने टॉर्च की रोशनी में जगल का जायजा लिया। वो खत्म हो चुका था। मैंने टॉर्च का रुख सीता की तरफ कर दिया। उसके चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी थी। साला हरामी, वो दांत कचकचाते हुए बोली। मेरे साथ वक्त गुजारना चाहता था। उसने लाश पर थूक दिया और एक जोरदार ठोकर रसीद कर दी। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से मेरे साथ आओ, मैंने कहा। हम दोनों दौड़ते हुए इस कमरे में पहुंच गए। एक थैले में खजाना भर कर रखा गया था। मैंने थैला उठाया और हम दोनों ने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। ऊपर आकर मैंने तहखाने का रास्ता बंद किया और कमरे में आकर इधर उधर देखने लगा। रहने दो सब कुछ, सीता चीखी। अगर कोई इस तरफ आ गया तो हमारा निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैंने सीता की चादर उठा ली और बाहर की तरफ दौड़ा। सीता मुझसे पहले ही जीप के करीब पहुंच चुकी थी। वो उचक कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और इंजन स्टार्ट करने लगी। मैं उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया और थैला अपने पैरों के करीब रख लिया। जीप एक मुख्तसर सा चक्कर लगाकर उस रास्ते पर निकल आई जो शहर की तरफ चला गया था। ये रास्ता भी रेतला ही था मगर रेत सख्त और जमी हुई थी। सीता एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ाती चली गई। जीप रेत के बादल उड़ाती हुई तूफानी रफ्तार से दौड़ रही थी। मैंने एक मर्तबा पीछे मुड़कर देखा लेकिन गर्दो गुबार के बादलों की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। हमें शहर के नवा में पहुंचने में आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगा। सीता ने एक वीरान सी जगह पर जीप रोककर इंजन बंद कर दिया। मैंने चादर उसकी तरफ बढ़ा दी। सीता ने वीरान सी नजरों से मेरी तरफ देखा और चादर जिस्म पर डाल ली। ये थैला भी चादर के अंदर छुपा लो। मैंने थैला उसकी तरफ बढ़ा दिया। सीता ने थैला कंधे पर लटका कर चादर में छुपा लिया और हम तेज तेज कदमों से एक तरफ चलने लगे। तकरीबन 1 फरलांग का फासला तय करने के बाद हमें एक ऑटो रिक्शा मिल गया। रिक्शे में बैठते ही सीता ने शहर के एक इलाके का नाम ले दिया और रिक्शा हरकत में आ गया। 3 रिक्शे बदल कर हम स्लावटपाड़ा के इलाके में पहुंच गए। ये आखिरी रिक्शा हमने दुर्गा की हवेली से तकरीबन निस्फ मील दूर पिछली वाली सड़क पर रुकवाया था क्योंकि हम हवेली के सामने से जाने की बजाय अकबी गली से जाने का इरादा रखते थे। रिक्शे से उतरकर हमने चंद ही गज का फासला तय किया था कि अचानक ही एक बारी भरकम पंडित ने हमारा रास्ता रोक लिया। वो दोनों हाथ जोड़े हुए हमारे सामने खड़ा था। आगे मत जाइए महाराज, वो बोला तो उसकी आवाज सरगोशी से ज्यादा बुलंद नहीं थी। क्यों, क्या बात है? मैंने उसे घूरा। मेरी बात को समझो महावीर जी। कौन हो तुम? मैं उसके मुंह से अपना नाम सुनकर उछल पड़ा और जरा गौर से उसकी तरफ देखा तो मैंने उसे पहचान लिया। वो दुर्गा का मुलाजिम राजेव था। उस कमबख्त ने ऐसा जबरदस्त हुलिया बदला था कि अगर वो मेरा नाम ना लेता तो मैं उसे ना पहचान सकता। सीता की आंखों में भी उलझन तैर रही थी। मुझे किसी गड़बड़ का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। क्या बात है? मैंने राजेव के चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। हवेली के हालात अच्छे नहीं हैं। राजेव ने इधर उधर देखते हुए पहले से भी मध्यम लहजे में कहा। लोग हमारे आसपास से गुजर रहे थे। यहाँ बात करने का मौका नहीं है, मेरे साथ आ जाइए, राजेव ने कहा। मैंने सीता की तरफ देखा और हम उसके पीछे चल पड़े। अगले मोड़ पर राजेव ने एक ऑटो रिक्शा रुकवा लिया और हम तीनों उसमें ठुस कर बैठ गए। शहर के मशरकी इलाके में पहुंचकर रिक्शा छोड़ दिया। उसके बाद भी हमें तकरीबन 1 मील तक पैदल चलना पड़ा। यह शहर का वो इलाका था जहां एक नई आबादी फैल रही थी। लोगों ने जगहों पर कब्जा करके तारों की बाड़ें खींच रखी थी। जिसके पास ज्यादा पैसे थे उसने अपने प्लाट के गिर्द ईंटों की 4 दीवारी खड़ी कर दी थी। कहीं कहीं कच्चे मकान भी बने हुए थे। उस तरफ नारियल और ताड़ के दरख्तों की भी बहुतात थी। बाज मकान तो ऐसे थे जिनमें ताड़ के दरख्तों के झुंड थे। हम एक मकान के सामने से गुजरे तो दरख्तों के नीचे बैठे हुए एक बूढ़े आदमी और 2 औरतों ने उठकर हमें प्रणाम किया। जवाब में हमने भी हाथ जोड़ दिए और राजेव के साथ चलते रहे। वहां से तकरीबन 150 गज आगे नारियल और ताड़ के दरख्तों के झुंड में एक कच्चा मकान था। उसके अतराफ में कच्ची ईंटों की 4 दीवारी भी थी। 4 दीवारी के अंदर दाखिल होने के रास्ते पर बोरी का पर्दा लटका हुआ था।
राजेव बुलंद आवाज में हरिओम की गर्दान करता हुआ पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गया। मैं और सीता बाहर रुक कर उलझी हुई नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चंद सेकंड बाद ही राजेव वापस आ गया। अरे पधारिए ना, आप लोग रुक क्यों गए? वो बोला। ये किसका घर है? सीता ने पूछा। अरे अपना ही है, आप पधारिए तो सही, राजेव ने कहा। हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। सहन खासा वसीओ अरीज था और नारियल और ताड़ के कई दरख्त चार दीवारी के अंदर भी नजर आ रहे थे। वो मकान 3 कमरों पर मुश्तमिल था। एक कमरा एक तरफ और 2 एल शेप की सूरत में दूसरी तरफ। चंद गज के फासले पर टीन की चादर का एक शेड बना हुआ था जिसे किचन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। कल्पना, शोभा, देखो कौन आया है, राजेव एक कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोला। हम दरख्तों के नीचे ही रुक गए थे, लेकिन राजेव के मुंह से कल्पना और शोभा के नाम सुनकर चौंक गए। चंद सेकंड बाद ही राजेव की बीवी शोभा और कल्पना एक कमरे से बाहर आ गईं। कल्पना दौड़कर सीता से लिपट गई। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले थे। क्या हुआ कल्पना, खैरियत तो है? दुर्गा कहाँ है? और तुम लोग यहाँ? आओ आओ अंदर आओ। राजेव ने सीता की बात काट दी। अंदर आओ, आराम से बैठकर बात करेंगे। हम लोग गर्मी में काफी दूर से पैदल चल कर आए थे और पसीने में गर्मी से शराबूर हो रहे थे। बाहर हवा भी गर्म चल रही थी। अंदर कदरे ठंडक का एहसास हुआ। सीता ने चादर उतार कर एक तरफ फेंक दी और कंधे पर अटका हुआ थैला भी एक तरफ रख कर खाट पर बैठ गई। मैं भी उसके करीब ही बैठ गया था और मैंने भी चोगा उतार कर एक तरफ फेंक दिया था। शोभा, राजेव बीवी की तरफ देखते हुए बोला, महावीर जी और सीता देवी को जल पिलाओ, धूप से आए हैं। शोभा फौरन ही बाहर निकल गई। कल्पना सीता के घुटने से लगी बैठी थी। उसकी आंखें मुसलसल भीगी हुई थी। सीता भी समझ गई थी कि कोई खास बात जरूर है। राजेव ने जब रास्ते में हमें रोक कर कहा था कि हवेली के हालात ठीक नहीं हैं, तो मेरा माथा ठनका था। दुर्गा की भी अब तक कोई बात नहीं हुई थी। सीता ने कल्पना से दुर्गा के बारे में पूछना चाहा तो राजेव ने बात को टाल दिया था। तकरीबन 10 मिनट बाद शोभा जल जीरा से भरे हुए 2 गिलास ले आई। एल्यूमिनियम के गिलास खासे बड़े बड़े थे। मेरा ख्याल था कि मैं पूरा गिलास नहीं पी सकूंगा। जल जीरा, बुना हुआ जीरा पाउडर और अबस में लीमू की खटाई जिसमें चुटकी भर नमक मिला दिया गया था। ये राजस्थान जैसे गर्म इलाके का खास मशरूब था। ये न सिर्फ गर्मी और लो से बचाता था बल्कि इससे प्यास भी बुझ जाती थी। इसमें गरचे बर्फ नहीं थी, लेकिन मटके का पानी भी खासा खुशगवार था और ये जल जीरा पीने से वाकई लुत्फ आ गया था। हमने सांस भी ले लिया और जल जीरा भी पी लिया। सीता ने खाली गिलास खाट पर रख दिया। उसकी नजरें राजेव के चेहरे पर मरकूज थी। अब बताओ क्या मामलात हैं? हवेली में क्या गड़बड़ है और दुर्गा कहाँ है? हालात हवेली के तो क्या पूरे शहर के ही ठीक नहीं हैं? राजेव ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, पुलिस तुम दोनों को तलाश कर रही है। और दुर्गा कहाँ है? सीता ने जल्दी से पूछा। उसे पुलिस ने पकड़ लिया था और उस पर इतना तशद्दुद किया कि वो बेचारी। क्या हुआ उसे? इस मर्तबा मैं बोल पड़ा। दुर्गा अब हम में से नहीं रही महावीर जी। राजेव के मुंह से ये अल्फाज बड़ी मुश्किल से निकले थे। वो फूट फूट कर रोने लगा। ओह, मेरे मुंह से भी सिसकी सी निकल गई। मगर ये सब कुछ कैसे हुआ? राजेव कई मिनट तक हिचकियां भरता रहा और फिर उसने जो कहानी सुनाई वो वाकई बड़ी सनसनीखेज थी। वही सब कुछ हुआ था जिसका मुझे कई रोज से अंदेशा था। राजेव के कहने के मुताबिक मैगजीन में शाया होने वाली मेरी और दुर्गा की वो तस्वीर कश्मीर में पुलिस की नजरों में आ गई थी। कश्मीर की खुफिया पुलिस ने मुझे शमरोज की हैसियत से शिनाख्त कर लिया था। वो तस्वीर एक रिपोर्ट के साथ दिल्ली की खुफिया पुलिस को भेजी गई। दिल्ली पुलिस ने मैगजीन दफ्तर में राब्ता करके उस फोटोग्राफर के बारे में मालूमात हासिल की जिसने ये तस्वीर खींची थी। जल्द ही उस फोटोग्राफर को भी तलाश कर लिया गया जिसने बताया कि यह तस्वीर उसने जैसलमेर के पतुओं की हवेली में खींची थी। खुफिया पुलिस के वो एजेंट वो तस्वीर लेकर जैसलमेर पहुंच गए और जब उन्होंने यहाँ की पुलिस से राब्ता किया तो उन्होंने दुर्गा की तस्वीर पहचान ली। पुलिस में अच्छे बुरे सभी किस्म के लोग होते हैं। किसी पुलिस वाले ने दुर्गा जी को फोन करके बता दिया कि दिल्ली की खुफिया पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आ रही है। दुर्गा कल्पना को लेकर फौरन ही पिछले मकान में पहुंच गई और कल्पना को राजेव के हवाले करके उसे हिदायत की कि वो कल्पना और अपनी बीवी को लेकर फौरन यहाँ से भाग जाए। राजेव उन दोनों को लेकर इस मकान में आ गया। ये उसके दोस्त का मकान था जो चाबी उसे देकर हरद्वार गया हुआ था। दुर्गा ने हवेली से फरार होने की कोशिश की थी मगर उसे मौका नहीं मिल सका था। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई और 3 दिन तक तशद्दुद करती रही। पुलिस के कहने के मुताबिक रिसाले में शाया होने वाली तस्वीर में नजर आने वाला वो आदमी कश्मीरी मुजाहिद शमरोज था जिसने कश्मीर में तवील अरसे तक तबाही फैला रखी थी और भारतीय फौज को नाकाबिले तराफी नुकसान पहुंचाया था। भारतीय इंटेलिजेंस रा ने अपनी एक हसीन तरीन और जहीन एजेंट को शमरोज की गिरफ्तारी के लिए कश्मीर भेजा था, लेकिन ये एजेंट सीता भी अपना धर्म और कौमियत सब कुछ भूल कर शमरोज के साथ मिल गई।
और जम्मू में मानसर झील पर आला फौजी अफसरों के कत्ले आम की कार्रवाई में सीता भी उसके साथ शरीक थी। उसके बाद वो दोनों गायब हो गए थे। शमरोज की तस्वीर दुर्गा के साथ जैसलमेर में पतुओं की हवेली में पहुंच गई थी, जिससे पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि शमरोज और सीता जैसलमेर में मौजूद थे और दुर्गा ने उन्हें पनाह दे रखी थी। बाज और जराये से भी पुलिस ने इस अमर की तस्दीक कर ली थी कि दुर्गा को कई मरतबा शहर के मुख्तलिफ होटलों और क्लबों में देखा गया था। पुलिस को सीता के बारे में कुछ इसलिए भी यकीन था कि दुर्गा महाराणा धर्मेश सिंह की रखेल थी और सीता महाराणा की बेटी। दुर्गा पहले तो शमरोज से किसी ताल्लुक के बारे में इनकार करती रही, लेकिन फिर उसने एतराफ कर लिया कि उसने उन दोनों को पनाह दे रखी थी। लेकिन बरवक्त पुलिस कार्रवाई की इत्तला मिल जाने से उसने उन दोनों को भगा दिया। वो इस वक्त तक मुंबई पहुंच चुके होंगे, लेकिन वो पुलिस को उनके बारे में कुछ नहीं बताएगी, जबकि पुलिस को यकीन था कि वो दोनों जैसलमेर ही में मौजूद हैं। उनके बारे में मालूम करने के लिए पुलिस ने दुर्गा पर इस कदर तशद्दुद किया कि वो खत्म हो गई। महाराणा धर्मेश सिंह को भी हिरासत में ले रखा था। सीता उसकी बेटी थी और उससे भी सीता के बारे में पूछगछ की जा रही थी। पुलिस ने कैप्टन गोपाल के कत्ल को भी सीता से जोड़ दिया था। पुलिस ने किसी तरह ये मालूम कर लिया था कि कई साल पहले कैप्टन गोपाल ने, जब वो लेफ्टिनेंट हुआ करता था, सीता के साथ बलात्कार किया था और सीता ने बदला लेने के लिए बिल आखिर उसे कत्ल कर दिया था। पुलिस ने वो हवेली भी अपने कब्जे में ले ली थी, जहाँ पहले कैप्टन गोपाल और बाद में एक और कत्ल हुआ था। यहाँ से पुलिस को सीता की उंगलियों के निशान मिल गए थे, जिनके बारे में तस्दीक कर ली गई थी। पुलिस को शुबा ही नहीं यकीन था कि कश्मीरी मुजाहिद शमरोज भी सीता के साथ इसी हवेली में ठहरा हुआ था और बाद में वो दुर्गा वाली हवेली में मुंतकिल हो गए थे। पुलिस ने हवेली के मुलाजिम चतवंत सिंह को भी पकड़ने की कोशिश की थी, मगर वो फरार हो गया था और पुलिस अभी तक उसका सुराग नहीं लगा सकी थी। मैं बहुत अरसा से दुर्गा देवी की सेवा कर रहा हूँ, राजेव कह रहा था, लेकिन पुलिस को शायद अभी तक मेरा ख्याल नहीं आया या मेरे बारे में अभी तक पुलिस को मालूम नहीं हो सका। मैंने पुलिस से छुपने के लिए ये बहरूप धार लिया। इस बहरूप में मेरे बहुत से जानने वाले भी मुझे नहीं पहचान सके और आप दोनों भी धोखा खा गए। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मैं जानता था आप लोग आज वापस आने वाले हैं। अगरचे वापसी की उम्मीद शाम के समय थी, मगर मैं सुबह ही से इस इलाके में घूम रहा था। भगवान की दया से आप दोनों मेरी नजरों में आ गए। अगर आप हवेली की तरफ चले जाते तो बड़े आराम से डर लिए जाते। ये जगह कैसी है? मैंने पूछा। ये जगह महफूज है। यहाँ सब लोग मुझे पंडित समझते हैं और किसी को मुझ पर शुबा नहीं है। तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? सीता ने पूछा। सब कुछ पत्रों में लिखा है सीता जी, राजेव ने जवाब दिया। मैंने वो सारे पत्थर संभाल कर रखे हुए हैं। राजेव ने दूसरी खाट के नीचे रखा हुआ एक ट्रंक बाहर खींच लिया और उसमें से अखबार का एक पलिंदा निकाल कर मेरे सामने रख दिया। उनमें पहला अखबार, जिसमें दुर्गा की गिरफ्तारी की खबर छपी थी, हमारे जाने के 4 दिन बाद का था और उसके बाद के गुज़श्ता रोज की तारीख तक के तमाम अखबारात उसने संभाल कर रखे हुए थे। आज का अखबार उसने अपने थैले में से निकाल कर मेरे सामने रख दिया। मैं और सीता वो अखबारात देखते रहे। उनमें वो तमाम तफसीलात मौजूद थी जो राजेव ने मुख्तसरन बता दी थी। हमारे जैसलमेर आने के बाद यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो तमाम अखबारात में मौजूद था। रिपोर्टरों ने खोज खोज कर खबरें तलाश की थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि पिछले 1.5 हफ्ते के दौरान यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर लोधरवा कैंप में जो कुछ हुआ था उसके हवाले से एक लफ्ज तक किसी अखबार में शाया नहीं हुआ था, जिसका मतलब था कि कैंप की कोई बात बाहर नहीं निकलने दी गई थी और इसराइली एजेंटों की हलाकत को भी राज ही में रखा गया था। मैंने अखबारात एक तरफ रख दिए और सीता की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर बेपनाह अफसुर्दगी थी और आंखें नम थी। मुझे भी दुर्गा की मौत का बहुत दुख हुआ था। उसने संगीन तरीन हालात में हमें पनाह दी थी। वो जान गई थी कि मैं कौन हूँ। मुझे पनाह देना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। दूसरी तरफ सीता भी मुनहरिफ हो चुकी थी। वो भी मोस्ट वांटेड थी, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी दुर्गा ने अपने घर के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए थे। हमें न सिर्फ हर आसाइश मुहैया थी, बल्कि हमारी हिफाजत के लिए भी निहायत अच्छा बंदोबस्त कर लिया था। मैगजीन में शाया होने वाली उस तस्वीर के बारे में मुझे पहले ही शुबा था और मैं जानता था कि वो तस्वीर किसी न किसी वक्त रंग जरूर लाएगी, और वही हुआ था। और इत्तफाक से मैं और सीता उस रोज वहाँ मौजूद नहीं थे। दुर्गा को हमारे साथ कल्पना और राजेव वगैरह का भी ख्याल था। उसने बरवक्त इतला मिलने पर उन तीनों को वहाँ से भगा दिया था, लेकिन खुद पकड़ी गई थी। वो अगर चाहती तो अपनी जान बचाने के लिए हमारे बारे में बता देती, लेकिन उसने जान दे दी पर हमारे बारे में एक लफ्ज तक मुंह से नहीं निकाला। सीता को अपने बाप का भी अफसोस था। वो बेगुनाह पकड़ा गया था, लेकिन जाहिर है हम इस पोजीशन में उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। हम देर तक बैठे दुर्गा के बारे में बातें करते रहे। दोपहर को गर्मी हो गई। यहाँ बिजली तो नहीं थी, दस्ती पंखे ही इस्तेमाल करते रहे।
कल्पना और शोभा उठकर बाहर चली गईं। मैं और सीता देर तक बातें करते रहे और फिर सीता भी उठकर बाहर चली गई तो मैं खाट पर लेट गया। हम रात भर जागे थे और पूरा वक्त भाग दौड़ में गुजरा था। मैं बुरी तरह थक गया था। चारपाई पर लेटने के थोड़ी ही देर बाद मेरी आंखें बंद होने लगी और फिर मुझे अंटा गफील होने में ज्यादा देर नहीं लगी। सूरत हाल हमारे लिए बहुत ज्यादा संगीन हो गई थी। अगले रोज के अखबारात की हेडलाइन लोदरवा कैंप में होने वाले धमाकों और हंगामों से मुतालिक थी। अखबारात ने पहली मर्तबा इंकशाफ किया कि शहर से 11 किलोमीटर दूर उन कदीम खंडरों में दहशत गर्दों को तरबियत देने का कैंप कायम था और इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के एजेंट यहाँ जदीद तरीन टेक्निक्स के तहत दहशत गर्दी की तरबियत देते थे। अखबारात ने गुज़श्ता रोज होने वाले धमाकों से पहले कैंप के अंदर कत्ल की पुरस्रार वारदातों का तज़किरा भी किया था, जिनमें कई मकामी माहिरीन के अलावा 3 इसराइली एजेंटों को भी हलाक कर दिया गया था। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।